हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गो इजी मैथ्स में। ठीक है, आज का पहला सवाल जो हमारा है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एग्जामिनेशन में बहुत तरह का दाव पेच लगाया जाता है, वो सारा स्किल सीखना पड़ेगा जिससे आपका टाइम सेव हो और आपकी एक्यूरेसी अधिक हो। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी कॉन्सेप्ट, जितना भी टेक्निक अभी अवेलेबल है वो आपको पता होना चाहिए। आप प्रीवियस, हमने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रीवियस के सवालों को देखते रहा कीजिएगा, और आपको जो सवाल दिया जाता है यहाँ पे वो सारा प्रीवियस का ही सवाल होता है। देखिए, पहला सवाल है आपका कि ए और बी के आय का अनुपात, कमाते हैं 5 और 4 के अनुपात में और बचत करते हैं 2 और 1 के अनुपात में, दोनों की आय ज्ञात करें। दोनों, इसमें एक चीज़ छूट गया है, हिंदी वाले में लिख देते हैं यहाँ पर, दोनों का खर्च ₹6000 है। ठीक है, तो आइए सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों अर्न करते हैं। पहला तो मुझे सवाल में कुछ एरर दिख रहा है, सवाल गलत है, या तो ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन डेफिनेटली गलत है। आप कहिए क्यों, कैसे मुझे दिखा कि ऑप्शन इसका गलत होगा? क्योंकि दोनों का इनकम जब भी होगा तो 5 और 4 के अनुपात में होगा, और हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें उनके इनकम का अनुपात क्या है, 5 और 4 का अनुपात है। ठीक है, वो कौन सा है? बी, ये है। अच्छा, अगर एक व्यक्ति 5000 कमाता है और दूसरा 4000 कमाता है तो दोनों 6000 खर्च कैसे करेगा? इसलिए या तो इसका ऑप्शन गलत है या फिर सवाल में शायद कुछ और पूछा गया है। देखते हैं बना करके क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेक्निक आप और सीख गए। अगर ऑप्शन सही होता अभी तो हमारा आंसर ऐसे भी आ सकता था। अगर मान लो कि दोनों का इनकम पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर किसी एक का इनकम पूछे तो बात अलग है, अगर दोनों का इनकम पूछा जा रहा है तो एक बार आप देखिएगा कि आपके किस ऑप्शन में दोनों का अर्निंग 5:4 के रेशियो में है, दोनों का इनकम 5 और 4 के अनुपात में है। अगर 3 ऑप्शन में मान लो कि नहीं है तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही आपका छट गया, चौथा आंसर आपका हो जाएगा। मतलब सवाल को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सारे ही ऑप्शन 5 और 4 के अनुपात में है तो फिर सवाल को बनाना पड़ेगा। देखिए, इनकम का रेशियो है 5 और 4, और उनके सेविंग का रेशियो क्या है, 2:1, और दोनों ही समान खर्च करते हैं, यानी डिफरेंस दोनों का समान होगा। इनकम का डिफरेंस और सेविंग का डिफरेंस समान होगा। इनकम का डिफरेंस यहाँ 1 यूनिट का और सेविंग का डिफरेंस यहाँ 1 यूनिट का, यानी हमारा दोनों रेशियो ऑलरेडी कंबाइंड है, कंबाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए घट कितना रहा है, दोनों सिस्टमेटिक होगा। अगर कंबाइंड है ऑलरेडी तो सिस्टमेटिक होगा, दोनों ही तरफ 3-3 यूनिट घट गया ना। ए 5 यूनिट कमाता है यूनिट में रेशियो वैल्यू में, ए 5 यूनिट कमाता है, बी 4 यूनिट कमाता है, ए 2 यूनिट बचाता है यानी 3 यूनिट खर्च करता है, बी 1 यूनिट बचाता है यानी 3 यूनिट खर्च करता है, दोनों 3-3 यूनिट खर्च करता है। और उस 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा बंधु, 6000 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 2000 रुपया। अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2000 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 10000, और 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 8000, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसे हम अपने मन से 10K बना देते हैं और आप इसको ए नंबर ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल में।
देखिए अगला भी सवाल जो है ना एकदम हूबहू ऐसा ही है। कहा जा रहा है अगला सवाल में कि x की आमदनी y के, हम बोल दे रहे हैं, आप सवाल सुन लीजिएगा, ठीक है। सवाल को लिखने में और फिर इतना आसान सवाल को इतना ज़्यादा टाइम देना ज़्यादा उचित नहीं है, ये टाइम का वेस्टेज है, ठीक है। हम सवाल को बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, एकदम ऐसा ही सवाल है। कहा जा रहा है कि x की आमदनी, अच्छा x और y की आमदनी का अनुपात है 5 और 4। x और y के इनकम का रेशियो है 5:4। x y की तुलना में दुगना बचत करता है। x y की तुलना में, लैंग्वेज को बस चेंज किया है और कुछ नहीं किया गया इसमें। x y की तुलना में दुगना बचत करता है, यानी x सेव्स डबल इन रेस्पेक्ट ऑफ y। तो ये इनके इनकम का रेशियो हो गया और इनके सेविंग का रेशियो क्या दिया गया है, x y की तुलना में दुगना, यानी 2:1 इनके सेविंग का रेशियो है। अब कह रहा है कि दोनों का खर्च 6,000 रुपया है, तो दोनों की बचत ज्ञात करें। दोनों का खर्च 6,000 रुपया है, यानी कि बोथ ऑफ देम, एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ ऑफ देम इज 6,000 रुपीज़। तो कहा जा रहा है कि दोनों का बचत ज्ञात करें। ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 6,000 रुपया दोनों का खर्च है, ठीक है। बोथ ऑफ देम एक्सपेंस 6,000 रुपीज़, ये एक्सपेंडिचर है दोनों का। अब कहा जा रहा है कि दोनों का बचत, पूछा क्या गया है, सेविंग। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, 4,000, 3,000। ऑप्शन में आपके एग्ज़ाम में 4 पे 000 लिखा हुआ रहेगा, हम शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं। ये हो गया ए। बी में दिया हुआ है 2,000, 1,000। सी में दिया हुआ है 4,000, 2,000 और डी में दिया हुआ है 3,000 एंड 1,500। चलिए इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, यानी 1,500, 1,500, ठीक है। देखिए अगर सेविंग का पूछ रहा है तो सेविंग तो होना चाहिए 2 और 1 के अनुपात में, लेकिन 2 और 1 के अनुपात में 3 ऑप्शन है आपका। एक मिनट ठहरिए, ये 6,000 खर्च कैसे कर देगा, कमाई इनका, अच्छा ये बचत है ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ये इनका बचत है। तो अगर हमको ये सवाल बनाना है तो हम करेंगे क्या, दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब 3 ऑप्शन अगर हमारा 2:1 के रेशियो में है तो ऑप्शन से बनाना निहायत ही मूर्खता होगा, इस बात को समझिएगा। कुछ लोग जब स्मार्ट तरीका जान लेते हैं तो जहाँ पे स्मार्ट तरीके से बनाना ज़्यादा कठिन है, वहाँ भी वही तरीका वो लगाएंगे, तो वैसा काम नहीं करना है। अब ज़्यादा आसान होगा कि आप ऑप्शन से चेक करने के बजाय सीधा बना ही लीजिए। और बनाने में भी क्या रखा हुआ है, रेशियो आपका देखिए, दोनों जगह डिफरेंस समान होना चाहिए और ऑलरेडी डिफरेंस समान है, यानी कि इसमें तो पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 3 यूनिट 4 यूनिट कमाता है, 1 यूनिट बचाता है, तो 3 यूनिट खर्च करता है। तो 3 यूनिट का मान 6,000, 2 यूनिट का मान 4,000, 1 यूनिट का मान 2,000। कितना आसानी से आंसर आ गया। 3 यूनिट का मान 6,000, यानी 1,000 है ना, जितना भी यूनिट है उसका दुगना पर 1,000 डाल देना है। देखिए 4 यूनिट कमाया, 1 यूनिट बचाया, यानी खर्च कितना किया, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना आपको दिया गया, ₹6,000। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 2,000। अब इस तरह से काम मत करना प्लीज़, इतना भी अगर आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो टाइम काफ़ी आपका एग्ज़ाम में लैप्स कर जाएगा। इसलिए अपने स्किल को, अभी आपको आवश्यकता पड़ रही तो ठीक है, आप समझ जाइए कि आपको प्रयास करना ही पड़ेगा कि हम शॉर्टकट में अपना गाड़ी निकाल लें, और उसके लिए कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, है ना। 1 यूनिट का मान 2,000, तो 2 यूनिट का मान 4,000, बस आ गया। 2 यूनिट का मान 4,000 और 1 यूनिट का मान 2,000। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस सवाल को हमने लिखा नहीं, आइए देखते हैं अगला सवाल।
अब देखिए सवाल यही रहता है, लैंग्वेज थोड़ा बदल बदल करके दे दिया जाता है। जैसे एक सवाल में कहा गया P की आय Q से 50% अधिक है, द इनकम ऑफ P इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ Q। ठीक है, चलिए इस सवाल को लिख देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी डिफरेंट हो जाता है। देखिए सवाल वही है, लैंग्वेज को बस बदल दिया गया और कुछ सवाल में नहीं। कहा गया है कि P की आय Q से 50% अधिक है ना, द इनकम ऑफ P इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ Q एंड Q का खर्च P से 40% कम है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहली बात कि दोनों के इनकम का रेशियो आप आराम से लिख सकते हैं। इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, P और Q का। आप भूल के भी एग्ज़ाम में इतना काम मत कीजिएगा कि यहाँ इनकम लिखा, यहाँ P, यहाँ Q, नहीं तो फिर इन्हीं सब चीज़ों में आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा। हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो P की आय Q से 50% अधिक है, तो हमने आपको बताया था कि जिससे तुलना किया जाता है उसको हम 100 लेते हैं, ठीक है। तो हम Q को कितना लेंगे, 100, और P कितना हो जाएगा, 150। तो दोनों को काट के क्या हो जाएगा, 3:2। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं और हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3:2। आपको भी ऐसे ही डायरेक्ट लिखना है। फिर कहा जा रहा है सवाल में कि Q का खर्च P से 40% कम है। किससे तुलना इस बार किया गया, इस बार P से तुलना किया गया। तो एक्सपेंडिचर वाले में हम किसे लेंगे, बेस, P को हम लेंगे बेस, यानी अगर P 100 है तो Q 60 होगा, यानी 5 और 3 का अनुपात होगा। तो इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात, आप बात समझ रहे हैं ना, ये 100 लेंगे हम, तुलना किससे किया गया, P से। तो Q कितना हो जाएगा, 40% कम, यानी 60, ठीक है। तो अनुपात इनका क्या होगा अगर हम काटेंगे तो 5 और 3, 20 25 100, 20 3 60, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा, 5:3। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और चूंकि दोनों का सेविंग यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर यानी इनकम माइनस सेविंग, दोनों ने समान सेव किया है, यानी इन दोनों में समान माइनस हुआ तब ये मिला। इन दोनों में 5-5 हज़ार माइनस हुआ तब ये आया। तो हमने पहले ही आपको बताया था, बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि जब दो संख्या में समान संख्या को घटाया या जोड़ा जाता है तो उनके डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनका जो डिफरेंस का रियल वैल्यू है वही इनके डिफरेंस का रियल वैल्यू होगा। कंबाइन करने के लिए रेशियो वैल्यू को भी हम बराबर करेंगे। यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, हम इनमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, देखिए Q कमाया 4 यूनिट, खर्च किया 3 यूनिट, यानी इसका बचत है कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जितना ये बचा रहा है 5000। दोनों तरफ आप देख लीजिए 1 यूनिट का बचत हो रहा है ना। अगर दोनों तरफ 1 यूनिट का बचत हो रहा है तो फिर आपका सवाल, मतलब आपका कम्बिनेशन सही है। इधर 4 से 3 1 यूनिट, इधर 6 से 5 1 यूनिट, यानी कम्बिनेशन आपका सही है। अगर 1 यूनिट का मान 5000 तो 6 यूनिट का मान 30000, ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है कि A और B के पास जो धनराशि है उसका अनुपात है 3 और 2, ठीक है। A और B के धनराशि का अनुपात है 3:2, यानी A के पास अगर 3 यूनिट है पैसा तो B के पास कितना यूनिट है, 2 यूनिट। अब कहा जा रहा है कि यदि, मैंने कल्पना किया जा रहा है कि यदि B A को 5000 रुपया दे देता तब अनुपात इन दोनों के धनराशियों का क्या हो जाता, 7:3। यदि B A को 5000 रुपया दे देता तब इनका अनुपात क्या हो जाता, 7:3। दोनों के धनराशियों का अंतर ज्ञात करें। देखिए B अगर A को 5000 रुपया दे देता है तो B का घटना चाहिए अमाउंट, यहाँ तो 2 से 3 हो गया, बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों अनुपात
कंबाइंड नहीं है, डेफिनेटली इसका 2 यूनिट, इसके 3 यूनिट से ज़्यादा है। तो जब इसका 1 यूनिट और इसका 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, कम्बिनेशन को हम बार बार समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि कम्बिनेशन ऑफ रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब हम कंबाइन कर देंगे तो सिस्टमेटिक हो जाएगा। कंबाइन जब हम करेंगे ना तो यहाँ पे ज़्यादा इसका अमाउंट दिखाएगा और यहाँ पर कम दिखाएगा, ठीक है। एक का बढ़ रहा है, एक के पास पहले से अब बढ़ना चाहिए, तो हालांकि यहाँ दिख रहा है बढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ भी मतलब किसी केस में यहाँ घटा हुआ भी दिख सकता है। कम्बिनेशन के बाद सिस्टमेटिक हो जाएगा, यानी ए का बढ़ा हुआ ही दिखेगा। सही बात है। आगे देखिए, ए और बी के धनराशि का अनुपात 3:2। कहा जा रहा है कि बी ने ए को दे दिया 5000। जब 2 व्यक्तियों के धनराशियों का अनुपात दिया हुआ है, कोई एक व्यक्ति दूसरे को कुछ दे देता है, तो उनके योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझिएगा, यहाँ ना ए कांस्टेंट रहेगा ना बी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ए बढ़ रहा है बी घट रहा है। ना इन दोनों का अंतर कांस्टेंट रहेगा, अंतर में भी बदलाव आएगा, लेकिन दोनों का योग जो है वो तो समान रहेगा। इंटरनल ट्रांजैक्शन हुआ है, ना 1 रुपया बाहर गया है ना ही बाहर से 1 रुपया आया है। आपस में लेन देन जब होगा तो दोनों का योग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि दोनों के योग को हम कंबाइन करेंगे, यानी कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका योग हो रहा है 5, यहाँ पे इनका योग हो रहा है 10। हम करेंगे क्या बंधु, यहाँ बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा अनुपात कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों का योग 10 और यहाँ पर भी दोनों का योग 10, यानी हमारा अनुपात कंबाइन है। अब देखिए बी का घट रहा है कितना यूनिट, 1 यूनिट। बी का घट रहा है 1 यूनिट और रियल में कितना घट रहा है, 5000 रुपीज़। 5000 की कमी आई बी के अमाउंट में, ठीक है। दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, दोनों के धनराशि का अंतर पूछा जा रहा है। तो ये तो दोनों का धनराशि है ही नहीं, इसकी तो बस कल्पना की गई है। दोनों की धनराशि यहाँ है तो यहाँ के हिसाब से हम निकाल लेंगे। देखिए अब दोनों का राशि निकाल के उनका अंतर मत निकालिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा मत कीजिएगा कि 1 यूनिट का मान 5000 तो 3 दूना 6 यूनिट का मान 6 पचे 30,000, तो 4 यूनिट का मान 4 पचे 20,000, तो 30,000 में 20,000 को घटाया 10,000 आया। ऐसा काम नहीं, सीधा 1 यूनिट का मान 5,000 है, तो दोनों के डिफरेंस का यूनिट वैल्यू कितना है, दोनों के डिफरेंस का यूनिट वैल्यू 6 और 4 में गया तो कितना बचा, 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट 5,000 तो 2 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, 10,000, ठीक है। एग्ज़ाम को हमेशा ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम को जब ध्यान में हम हमेशा रखेंगे तो फिर कहाँ पे हमको पेन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये सारा स्किल हमारे अंदर अपने आप स्वाभाविक रूप से आते चला जाएगा, ठीक है। सवाल वही देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछता है। आइए देखिए, सवाल में कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ ए इज़ 3/4 ऑफ दैट ऑफ बी, यानी बी के राशि का 3/4 भाग कौन है, ए है। तो जब ऐसा सवाल में इस तरह का स्टेटमेंट रहे कि 3/4 है, तो ध्यान रखिएगा कि तुलना किससे किया जा रहा है, बी से। किसके बारे में कहा जा रहा है, ए के बारे में। चर्चा किसका हुआ, ए का, और तुलना किससे किया गया, बी से। जैसे हम कहें कि राम के पास श्याम का दुगना धनराशि है, तो चर्चा हम किसका कर रहे हैं, श्याम का चर्चा नहीं है। यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है, जो मतलब मुख्य व्यक्ति है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, वो श्याम नहीं। श्याम तो बस एक रेफरेंस के लिए हमने लिया है। श्याम वो व्यक्ति है जिससे हम राम का तुलना कर रहे हैं। हम चर्चा किसका कर रहे हैं, राम का, ठीक है। तो अगर हम कहें कि राम के पास श्याम से दुगनी राशि है, तो हम चर्चा हमने किया राम का और आधार किसको बनाया, श्याम को। तो ऐसे केस में आधार हमारा कौन हो जाएगा, बी, और
सब्जेक्ट हमारा कौन हो जाएगा, ए। आधार होता है नीचे और जिसकी चर्चा करते हैं वो हमेशा होता है ऊपर। तो अमाउंट ऑफ ए इज 3/4 ऑफ दैट ऑफ बी। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो पूरा उस तरह से फ्रैक्शन लिख करके इक्वालिटी का साइन बना करके इक्वेशन वगैरह बनाने में मत लग जाइएगा। सीधा ऐसे समझ जाइएगा कि चर्चा किसकी है और तुलना किससे किया गया। तुलना किया गया बी से, बी हो गया आधार, जिससे तुलना किया जाएगा वो आधार होगा। और नीचे में आधार होता है, ऊपर में वो होता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। तो ए और बी का अनुपात क्या हो गया, 3:4 पहले था। और फिर दोनों के पास बराबर हो गया। बराबर होने का मतलब क्या होता है, 1 और 1 का अनुपात। कब, जब ए ने बी को 1000 रुपीज़ दे दिया। तो इस कंडीशन में आपका दोनों का सम इक्वल हो जाएगा। आप करेंगे क्या, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, आप ऊपर में 2 से और नीचे में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों को 14 बनाना है। 14 बनाने के लिए 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि ऊपर में था 7, नीचे में था 2, दोनों का एलसीएम 14, तो दोनों को 14 बनाना है। यही हमारा इसमें लक्ष्य होता है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं करना है कि ऊपर में 7 है नीचे में 2 है तो नीचे वाले से ऊपर को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करो। जब दोनों को प्राइम नंबर होगा, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तब हम ऐसा करते हैं। अब मान लो ऊपर रहेगा 12 और नीचे रहेगा 18, तो क्या हम ऊपर वाले में 12 से और नीचे वाले में, ऊपर वाले में 18 से और नीचे वाले में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 36 हो जाएगा। यानी दोनों को क्या करना है, समान कर देना है। समान करने के लिए ज़्यादा बड़ा संख्या से अगर आप गुना कीजिएगा तो कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम गुना कीजिए, और कम से कम करने के लिए हमें कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, एलसीएम तक, लघुत्तम समावर्तक जो कम से कम होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा रेशियो कंबाइन हो गया। अब कहा जा रहा है कि ए बी को 1000 रुपया दे दिया है। ये 6 था और ये 8 था। ये कैसे हो गया, ए बी को 1000 रुपया दे दिया तो ए बढ़ कैसे गया? इसका मतलब सवाल में कुछ गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बी ए को 1000 रुपया दिया है। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया गया है। सवाल में होगा कि बी ने ए को दिया कितना, 1000 रुपया। ओहो, मिस्टेक ये है कि बी के पास ए का 3/4 था, हमने स्टार्टिंग में ही उल्टा कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, बी के पास ए का 3/4 था, यानी यहाँ पर बी है, एक्चुअली उसमें x और y है, उसमें x और y है, लेकिन हमने पिछले सवाल जो यहाँ पे लिखा था हमने उसी को एडिट कर दिया है, तो a और b ही रहने दिया। यहाँ पर होना चाहिए b और यहाँ पे होना चाहिए a। ठीक है, और यहाँ देखिए b की धनराशि a की धनराशि का 3/4 है। तो इस कंडीशन में देखिए हमारा उल्टा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। कंबाइन करने के लिए यहाँ और यहाँ 2 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिस्टमेटिक हो गया। ए ने दे दिया बी को 1000 रुपीज़, घट गया है ना, 8 से 7 हो गया, और बी चूँकि 1000 लिया है तो ये बढ़ गया। इधर 1 यूनिट का घटा है, इधर 1 ही यूनिट बढ़ा है, क्योंकि जितना ये देगा उतना है तो ये लेगा, तो इसमें जितने की कमी आई उतने ही की वृद्धि इसमें आ गई। दैट मीन्स 1 यूनिट का मान हमारा क्या हो जाएगा बंधु, 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 1000। अब ये भी अगर लिखना पड़े एग्ज़ाम में तो फिर लानत है ना। 1 यूनिट का मान 1000 तो पूछा है, ए की धनराशि 8 यूनिट है, 8000 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए अगला सवाल देख। देखिए
अब सवाल का पैटर्न बदल रहा है, ठीक है, एक नए पैटर्न का सवाल आ रहा है। तो उस सवाल को डिस्कस करने के पहले उसमें जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं अपने सहूलियत के लिए, सवाल को आसान बनाने के लिए, पहले उसको समझेंगे। हम कहना आपसे हमेशा ये चाहते हैं कि रास्ता ऐसा होना चाहिए जो कि सुगम हो, सरल हो और छोटा हो, ठीक है। एसएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि रास्ता सरल होना चाहिए। ऐसा टेक्निक से आप सवाल ना बनाएं जिससे माइंड पर स्ट्रेस पड़े। आप ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में ऐसे ही आदमी काफ़ी टेंशन में होता है, और उसके बाद अगर सवाल कैलकुलेटिव हो जाए, जटिल जैसा हो जाए सॉल्यूशन हमारा, सवाल का सॉल्यूशन, सवाल नहीं, सवाल का जो सॉल्यूशन है अगर वो जटिल हो जाए तो हमारे माइंड का प्रेशर और बढ़ा देगा, इससे दिमाग गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस अवस्था में आप सवालों पे सही सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो उसमें आपका एरर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका सॉल्यूशन आसान है, अगर आपका सॉल्यूशन आसान है, रास्ता आसान है, तो उससे क्या होगा ना कि कंफर्टेबली जब आंसर आपका निकलेगा तो एक हैप्पीनेस का अंदर रिएक्शन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप अंदर अंदर एक खुशी महसूस कीजिएगा, और उस खुशी के कारण आपका जो एनर्जी लेवल है वो और बढ़ जाएगा, और फिर आप और अच्छे से डील कीजिएगा चीज़ों को, ठीक है ना। देखिए, अगर हम 2-4 सवाल भी एग्ज़ाम में सही ढंग से बना लेते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और स्टार्टिंग में ही जाते के साथ अगर हम 2-4 सवाल गलत हमने कर दिया या स्ट्रेसफुल हम हो गए, टेंशन में हम आ गए, तो पूरा एग्ज़ाम हमारा चौपट हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों की तो भूल के भी बात मत मानिएगा जो रेडियो पे आके मन की बात करते हैं और कहते हैं कि एग्ज़ाम में सबसे पहले कठिन प्रश्नों को बनाओ। ये एकदम गलत बात है। सारी ज़िंदगी हम लोग सिखाते रहे हैं कि आसान प्रश्न सवाल को एग्ज़ाम में पहले बनाना चाहिए। उससे होता क्या है कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। 10 सवाल अगर स्टार्टिंग में आपने बना लिया, मान लो कि 100 सवाल का एग्ज़ाम है या 200 सवाल का एग्ज़ाम है, 10 से 15 सवाल अगर आपने स्टार्टिंग में कंफर्टेबली बना लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो सोचिए कि अगर 50-60 सवाल आसान होता है कॉमन टाइप का एग्ज़ाम में, अगर वो आप स्टार्टिंग में पहले बना लेते हैं तो आप के अंदर एक अलग ताकत आ जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब आप अगर कंफर्टेबल है ना, तभी मुश्किल सवालों से लड़ने की शक्ति रहेगी। आप ये मत सोचिएगा कि आप किसी भी अवस्था में मुश्किल सवालों से लड़ सकते हैं या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर एकदम कंफर्टेबल हैं, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि हम एक बार कार चलाते हुए जा रहे थे अपने मतलब गांव से निकले और राजगीर की तरफ जा रहे थे। राजगीर के पास मेरा गांव है, राजगीर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे। तो हम राजगीर की तरफ जा रहे थे कार से। उस समय हम नया नया कार चलाना सीखे थे, सड़क पे भी बहुत ज़्यादा हम नहीं चले थे। तो बड़ी बड़ी ट्रकों को देख करके डर अंदर में लगता था, हेजिटेशन होता था, घबराहट होती थी। तो सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। एक छोटा सा मार्केट है वहाँ पे, नारदीगंज उसका नाम है, कुछ लोग आप में से जानते होंगे जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो नारदीगंज के पास बिहार का तो आप जानते हैं कि बाज़ार में किस तरह का भीड़ होता है। तो उस भीड़ में हम पकड़ा गए और सामने से आ रहा था ट्रक, और जब ट्रक आ रहा था तो मतलब लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ प्रॉब्लम हो जाए यहाँ पे। और उस कंडीशन में हम पूरे स्ट्रेस में चले गए। स्ट्रेस में चले गए तो दिमाग काम करना छोड़ दिया। इतना ही में मेरा बच्चा एक था, वो कुछ ऐसा एक्टिविटी किया कि हमको हंसी आ गई। हंसी आ गई तो स्ट्रेस से रिलीज हो गया, और रिलीज हो गया तो आराम से कंफर्टेबली हम गाड़ी निकाले। ये सच्चाई है हमारे, मतलब ये जो कहानी है ये एकदम बिल्कुल फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। ऐसा होता है अपने लाइफ में। आप भी ऐसा कई बार महसूस किए होंगे, अगर नहीं महसूस किए होंगे तो आगे हो सकता है महसूस करेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि एग्ज़ाम अगर 2 घंटे का है तो 1.5 घंटे अपने आप को एकदम कंफर्टेबल जोन में रखिए, तो आप एनर्जी फील कीजिएगा। 1.5 घंटे तक अगर आप कंफर्टेबल हैं, 1.5 घंटे तक आप एक के बाद एक सवाल बना रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। लास्ट में जो 2-4-10 सवाल रहता है ना, उससे भी आप लड़ लीजिएगा। उस कॉन्फिडेंस में इतना ताकत होता है।
अगर स्टार्टिंग के आधे घंटे आप लगा दिए कठिन सवालों को से उलझने में, 4-5 ऐसा सवाल पकड़ लिए जो एग्ज़ाम में बनता ही नहीं है, तो फिर आप इतने स्ट्रेस में चले जाएंगे, ऐसा टेंशन आपको हो जाएगा कि फिर आपका हाथ पैर कांपना स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम में। आप आसान आसान सवालों को छोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम कैसे देना है, ये ना तो नेता से सीखना है ना ही अभिनेता से सीखना है, सीखना है टीचर से। ठीक है, देखिए अब एक कॉन्सेप्ट हम आपको, एक कॉन्सेप्ट क्या टेक्निक एक हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे ए है, इसका कुछ मान दिया हुआ है, मान लो कि इसका है 30। अब कहे ये 30 अभी है प्रेजेंट में, या 30 पहले था 2 ईयर्स एगो 30 था ए का वैल्यू। अब कहे कि आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब इस समय से 4 साल के बाद, अभी से 2 साल के बाद, ये 2 साल बैक हम चले गए, ए का वैल्यू था 30, और कहता है कि 4 साल में या 2 ही साल में, जितना भी टाइम लेना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ए जो है ना वो 3:4 के रेशियो में चेंज हो गया, बदल गया। ठीक है, ए क्या हुआ, 3:4 के रेशियो में चेंज हो गया। तो इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, तो आप कहते हैं कि 3 यूनिट का मान 30, तो 4 यूनिट का मान 40, ऐसा आप कहते हैं। ठीक है, एक और तरीका हम आपको बताते हैं। इस 30 को, पहले 3 था ना, तो इस 30 को 3 गुना समथिंग लिख दीजिए। 3 गुना हम कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और अब क्या कीजिए, इस 3 को रिमूव करके इसके जगह पर 4 रख दीजिए। एकदम सरल सी बात है, कोई कठिन बात है नहीं। लेकिन इस सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल आप देखिएगा, हम सवाल में जब करेंगे तो आपका कंफर्ट लेवल उस सवाल में, पहले जो आप बनाते होंगे, या हो सकता है कि आप भी इसी मेथड से बनाते होंगे, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है अभी। तो जब इस टेक्निक का इस्तेमाल हम करेंगे तो आपका जो वो सवाल जो पहले आप बनाते होंगे अगर दूसरे मेथड से, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, ए 3 से 4 में चेंज कर रहा है, हमने क्या किया, 30 को 3 गुना समथिंग कर दिया, फिर 3 को हटा करके उसके स्थान पर 4 कर दिया। यही हम करते हैं, 3 से 4 में जाता है तो आप क्या करते हैं, 30/3 लिखते हैं गुना 4। तो यही ना हुआ कि इस 3 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है कि इसके 3 को हटा दो, रिमूव कर दो, इसके 3 को क्या करो, रिमूव कर दो, और इस 3 के स्थान पर जो 3 रिमूव हुआ है उसके स्थान पर किस चीज़ को रख दो, 4 को रख दो। अब इस पर आप सोचिएगा। ठीक है, कम से कम 2, 4, 5 मिनट इस पर आप समय दीजिएगा समझने में। कोई भी कॉन्सेप्ट जब तक आपके भीतर तक नहीं जाता है, ऊपर ऊपर रहता है, तब तक आप एग्ज़ाम में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। समझ लीजिएगा इस चीज़ को। एग्ज़ाम में यहाँ हम सिखाते हैं लोगों को कि रेशियो से सवालों को बनाना, और वहाँ जाकर के एक्स मान के बना के आ जाता है, सीख लेता है। सीखने के बाद होता क्या है, वो उसके सबकॉन्शियस पार्ट में गया नहीं, ऊपर ऊपर सीखा है, प्रैक्टिस ठीक से हुआ नहीं, तो वहाँ जाकर के वही चीज़ निकलने लगता है ना। आइए, लेकिन अगर 30 के स्थान पर ये रहता है 20, 30 के स्थान पर क्या रहता है, 20। ठीक है, और कहता कि ये 3 और 4 के अनुपात में बदल रहा है, तो आप क्या करते, तो आप कहते कि इससे 3 को निकालो, उसको रिमूव करके 4 हटाओ, लेकिन 3 तो इसमें है नहीं। तो आप क्या करें कि 3 से गुना कर दें और 3 से भागा दे दें। ठीक है, और फिर आप क्या करें, इसमें 1 मिनट, इसके 3 को रिमूव करके और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये एकदम सरल है, लेकिन इसका रेशियो में इस्तेमाल होगा तब आप देखिएगा। हमने क्या किया, 20 है, ये चेंज हो रहा है 3:4 के रेशियो में, तो 20 में तो 3 है नहीं ना, तो अपने मन से हमने 3 से गुना कर दिया और 3 से हमने भागा दे दिया। अब क्या करना क्या है, अगर ऊपर इस संख्या में 3 रहे तो उस 3 को रिप्लेस कर देना है 4 से, यानी इस 3 को हटाओ और गुना कर दो 4 से। अभी
आप ये मत कहिएगा कि इससे तो ज़्यादा आसान है कि हम 3 से भागा दे के डायरेक्ट 4 से गुना कर देंगे। हम ये टेक्निक इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर क्या आसान है उसके लिए नहीं, आगे जो हम बताएंगे सवाल में उसमें इसका इस्तेमाल जब होगा तो वो सवाल आसान होगा। ठीक है, ओके। फिर से इस चीज़ को समझ लेना, ए का वैल्यू है 55 और ये चेंज हो रहा है 5:6 में। ठीक है, तो देखिए हम ये नहीं कह रहे कि 5 से काट दो, हम ये कह रहे हैं कि इस 55 में 5 है ना एक, उस 5 को 6 कर दो और 5 के अलावा क्या बचता है 11। दैट मीन्स ये जो है पहले अगर 55 था तो अब क्या हो जाएगा 66। 5:6 में चेंज करने का ये मतलब हुआ। यानी अगर कोई संख्या 5:6 में चेंज कर रहा है तो उस संख्या में 5 को हटाओ और उसके स्थान पर 6 को रखो। अगर कोई संख्या 5:6 में चेंज कर रहा है तो उस संख्या में कहीं ना कहीं 5 होगा, नहीं होगा तो डालो और डाल के फिर उसको हटा के 6 रखो, यानी 5 को 6 से रिप्लेस करो। ठीक है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे सवालों में, सवाल हमारा बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अभी रेशियो में बंधु बहुत सारा टॉपिक बाकी है, एज बाकी है, पार्टनरशिप बाकी है, वेरिएशन आपका बाकी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो बाकी है, तो रेशियो काफ़ी लंबा चलेगा। और आप एक एक दिन करके हम वीडियो डालते हैं आपके लिए, आप एक एक वीडियो को एक एक दिन में ले करके आप पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारा मदद करना चाहते हैं तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए अगर ए और बी का अनुपात मान लो कि 2010 में 7:6 था। ठीक है, ए और बी का अनुपात 2010 में क्या था 7:6। अब कह रहा है कि 2010 से 2011 में ए भी बदल गया और बी भी बदल गया, तो ए में बदलाव आया। ए में कैसा बदलाव आया भाई, ए 2:3 के रेशियो में बदल गया। ए किस रेशियो में बदल गया 2:3 के रेशियो में, और बी जो है 3:2 के रेशियो में बदल गया। कुछ भी ले सकते हैं, मैंने हम अपने मन से लिए हैं। ठीक है, ए चेंज हो गया 2:3 के रेशियो में और बी चेंज हो गया 3:2 के रेशियो में। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि दोनों उल्टे ही रेशियो में बदलेगा, ऐसा सवाल में रहेगा, ऐसी बात नहीं। अपने मन से हमने लिया है कुछ समझाने के लिए आपको। ठीक है, कहीं आसान होगा कहीं कठिन होगा, वही समझाने के लिए हमने ऐसा लिया। तो कहा जा रहा है कि 2010 में था ए 7 यूनिट और बी था 6 यूनिट, फिर 10 से 11 में ए चेंज हुआ, किस अनुपात में 2 और 3 के अनुपात में। अच्छा, तो हमने अभी अभी क्या देखा था कि अगर कोई संख्या 2 और 3 के अनुपात में चेंज हो रहा है तो उस संख्या के 2 को रिप्लेस कर दो 3 से। जैसे अगर 12 चेंज होता 2 और 3 के अनुपात में, तो 12 के 2 को 12 का 2 यानी को क्या ये वाला 2, ये 2 नहीं, 6 दूना 12, 12 के 2 का मतलब क्या 6 दूना 12, तो उस 2 को रिप्लेस कर दो 3 से, तो 6 गुना 2 है ना, तो अब ये हो जाएगा 6 गुना 3। यही इस बदलाव के बाद होगा। आप मेरी बात को समझिएगा, अगर नहीं समझ में आती है बात तो आप रिपीट करके देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट कीजिएगा। 2 से 3 में अगर ए चेंज हो रहा है, मान लो ए का मान 12 है, 2 से 3 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 12 के 2 को हटा के 3 रख दो वहाँ, तो जब 12 के 2 को हटाएंगे तो 6 ही ना बचेगा, 2 के बदले 3 हमने रख दिया, यही वैल्यू इसका हो जाएगा। अगर कहें कि बी जिसका वैल्यू 18 था वो 3 और 2 के अनुपात में चेंज हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसके एक 3 को हटा देंगे और उसके स्थान पर 2 को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसके एक 3 को हटाएंगे तो बचेगा क्या 6 और उसके स्थान पर क्या रख देंगे 2, यानी बी बदल कर क्या हो जाएगा 6 दूना 12। समझ में बात आ रही होगी। ठीक है, वही काम देखिए हम यहाँ करेंगे। ए था 7 यूनिट, अब कह रहा है ये 2 से 3 में चेंज हो रहा है,
तो 7 यूनिट में क्या 2 दिखाई पड़ रहा है? ये चेंज हो रहा है 2 से 3 में ना, तो 7 यूनिट में 2 दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हम करेंगे क्या, अगर है तो उसके रहता, अगर यहाँ पर 2, मान लो 7 की जगह पर रहता 8, तब तो उसमें 2 होता है, तो उस 2 के स्थान पर हम रख देते 3, यानी अगर 8 रहता तो 1 2 रिमूव करके यानी 4 बनाए थे, 4 के और 2 जो रिमूव हमने किया उसके स्थान पर 3 रखते, तो ये हो जाता 12, लेकिन है तो ये 7। अब 7 में 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 डाल देंगे और इस बार 2 से भागा नहीं देंगे, 2 से हम इधर भी गुना कर देंगे। अब बात समझ में आई? वहाँ पे हम भाग दे रहे थे, यहाँ भाग नहीं देंगे, हम बैलेंस करने के लिए इस तरफ में हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, 2 के स्थान पर 3 रख देंगे। एक समझदार आदमी जो रहेगा 1-2 बार प्रैक्टिस जब कर लेगा तो 2 रखेगा ही नहीं, इधर 2 रखेगा और यहाँ 3 से गुना कर देगा। मेरी बात को समझना, थोड़ा सा प्रैक्टिस, 2-4 सवाल जवाब बना लेंगे तो फिर ये आप यहाँ रखिएगा ही नहीं, डायरेक्ट आप क्या रखिएगा 3 और 2 यहाँ गुना कर दीजिएगा। कुछ लोग आपको ऐसे समझाएंगे कि इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये याद नहीं रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? जिस चीज़ में लॉजिक नहीं है वो याद रखना मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, इसलिए लॉजिक होना जरूरी है। ऐसे ही नहीं करना कि 2 इसमें 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है क्योंकि ये आपको पूरे रेशियो के सेट में जहाँ 200 का सवाल होगा वहाँ 1-2 सवाल ये मिलेगा। हाँ, 200 में 1-150 सवाल ऐसा ही रहता तो वो भी याद किया जा सकता था, लेकिन 200 सवाल बनाइएगा उसमें 2 बार ये आएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप भूल जाइएगा इसको, फिर कुछ ही देर में भूल जाइएगा। इसलिए टेक्निकली नहीं, लॉजिकली आप याद ये कीजिए। लॉजिक क्या है कि यहाँ 7 है, 7 में 2 है नहीं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे ना, और इसके 2 को तो फिर हम हटा ही देंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाला जो 2 है उसके स्थान पर तो हम 3 रख देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ 3 रख दिया। अब बताइए, मुझे बिल्कुल भी उससे कम टाइम नहीं लगेगा जो कि इसको रट लिया है, और जो रटेगा वो कितना रटेगा, मैथमेटिक्स में कितना चीज़ आप रट सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया था उसे 3 से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ हमने ये रहने दिया। ठीक है, इस तरह से A को हमने बदल के लिख दिया, यानी A 2011 में 21 यूनिट होगा। अब B 3 से 2 हो रहा है, तो B में 3 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो रट्टू रहेगा, जो टेक्निक को रटे हुए है, वो फिर कहेगा कि भैया इधर 2 से, इधर 3 से और इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। समझिएगा मेरी बात को। जो जिसके पास लॉजिक नहीं है वो यहाँ पर भी यही काम करेगा कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की क्या आवश्यकता है? 3 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके 3 को हटाओ, उसके जगह पर 2 को प्लेस कर दो, सबसे आसान काम ये है। इधर अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसके पास है ना 3 भाई, तो हम क्यों बैलेंस करने जाएं? इसके 3 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, जब 3 को हटाएंगे तो 2 बचेगा। अच्छा, जिस 3 को हमने हटाया था उसके स्थान पर हम 2 को रख देंगे। मतलब 2010 में जहां इनका अनुपात 7:6 था, 2010 में इनका अनुपात क्या था, 7:6। 2011 में इनका अनुपात क्या हो गया, 21:8। ठीक है बंधु, समझ रहे होंगे मेरी बात को। एक सवाल इस पे आधारित हम लोग कर लेते हैं। नहीं समझ में अगर बात आई होगी रिपीट करना, कमेंट करना। ठीक है, हम प्रयास करेंगे एक एक चीज़ जो आपको नहीं समझ में आता है समझाने का प्रयास करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, उसी पैटर्न का एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है 2018 में P और Q का इनकम 3 और 4 के अनुपात में था। ठीक है, P और Q का जो इनकम था 3:4 के रेशियो में था। कब? 2018 में। ठीक है, फिर 18 से 19 में दोनों का रेशियो, P और Q का रेशियो
4:5 और 2:3 यहाँ रेस्पेक्टिवली लिखना चाहिए, रेस्पेक्टिवली चेंज किया। मतलब P का जो था ना 18 से 19 में चेंज किया है, किस रेशियो में, 4:5 के रेशियो में, और Q का चेंज किया है 2:3 के रेशियो में। सम ऑफ देयर इनकम वाज इन 2019, सम ऑफ देयर इनकम वाज 4160। अच्छा, तो सबसे पहली बात कि 2019 में दोनों के इनकम का अनुपात हम निकाल सकते हैं। 2018 में दोनों के इनकम का अनुपात 3 और 4 है, और दोनों के बदलाव का अनुपात हमें दिया गया है। तो 2019 में हम दोनों के इनकम का अनुपात निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, देखिए P है 3 और Q है 4। अच्छा, P 4 से 5 हुआ है, 4 तो इसमें है नहीं, तो हम 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 इसके बदले इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा कि 4 को रिप्लेस करना होगा 5 से। हमारा लक्ष्य क्या होता है कि अगर ये 4 से 5 में बदल रहा है तो इसके 4 को हटाकर उसके स्थान पर 5 रखना है, लेकिन इसमें 4 है नहीं, इसलिए 4 हम अपने मन से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। और जब 4 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 यहाँ भी, यहाँ सॉरी 5 हम मल्टीप्लाई गलती से कर दिए हैं, 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 यहाँ भी, देखिए थोड़ा सा पहले वाला रेशियो है आपका 3 और 4 का, ठीक है। 2018 में क्या है रेशियो, 3 और 4 का, लेकिन 19 में P जो है 4 और 5 के अनुपात में बदल रहा है। तो 4, इसके 4 को 5 से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का मतलब इसके 4 को हटा के 5 रखना है, लेकिन इसमें 4 है ही नहीं, तो हटाएंगे किसको, तो हम अपने मन से 4 को इसमें डाल देंगे। इसमें अगर डालेंगे तो इसमें भी डालना पड़ेगा। रेशियो का तो यही नियम है कि अगर आप इसमें 4 डाल रहे हैं तो इसमें भी डालना पड़ेगा, अदरवाइज रेशियो ही बदल जाएगा। तो बदलाव भी नहीं हो और हमारा काम भी चल जाए। तो इसमें हमने 4 डाल दिया, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, 4 डाला हुआ है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उस 4 को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या रख देंगे, 5, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझते हुए, हमेशा लॉजिक को समझते हुए काम करना। क्यू में कैसा बदलाव आ रहा है, क्यू 2 से 3 हो गया, यानी क्यू में अगर 2 है तो उस 2 को उड़ा दो और उसके स्थान पर 3 रख दो। क्या 2 है इसमें, तो हाँ 2 है, तो इसके एक 2 को उड़ा दो, इसके एक 2 को उड़ाओगे तो एक 2 रह जाएगा, और जो 2 उड़ा है उसके स्थान पर 3 को आप बिठा दो। अब देखिए इन दोनों में कुछ कट भी सकता है, तो हाँ कट सकता है, 3 और 3 कट जाएगा, हमने दोनों 3 को काट दिया। यानी 2019 में P तथा Q का अनुपात हो गया 5:8। तो 8 और 5 दोनों मिल करके 13 यूनिट किसके बराबर है, 4160 के बराबर, ठीक है। तो वैल्यू आपसे पूछा है A कहाँ से आ गया, P है ना, P की आय पूछा है 2019 में, P की आय पूछा गया है 2019 में। तो हम कैसे निकालेंगे बताइए। 13 यूनिट का मान कितना है भाई, 4160। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इतना बटा 13, और पूछा है किसका, P का, 5 यूनिट, तो हम 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। 13 तिया 39 रह गया 2, 13 दूना 26, 32 गुना 5 1600 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बंधु। तो इस पैटर्न का सवाल हमने सीखा। कल इस पैटर्न का 2-1 सवाल और लेंगे, बनाएंगे, फिर आपका वैरायटी चेंज करेगा, हर एक वैरायटी का सवाल हम लोग फिर करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं थोड़ा फल आप भी हमें दीजिए। इस तरह से हमें मदद करके सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और अगर कोई परेशानी हो समझने में कॉन्सेप्ट को तो कमेंट करना भी मत भूलना। तो अपना ख्याल रखिए और इस पेंडेमिक के सिचुएशन में अपने आप को बचा के रखिए, ये सबसे बड़ी बात है।
ठीक है, घर में रहिए, बिना वजह बाहर मत जाइए और हमारा वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हमारा सिद्ध हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।